क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के साथ ही अपनी मजबूती को बनाने के लिए। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी दलों से 2 कदम आगे नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ गई जिनमें 195 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं और इसके साथ ही दूसरी लिस्ट आज भी संभवतः आनी थी, लेकिन असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यही वजह से बताया जा रहा है कि आज की बैठक जो है वो फिलहाल टल गई है। अब 10 तारीख को यह बैठक होगी, लेकिन कांग्रेस की बैठक कल हुई, गुरुवार को हुई, देर शाम हुई, मंथन चला, कहा गया कि 40 लगभग प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये जारी नहीं की गई है। सोचिए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अनिल गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। प्रांजल तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में शुभ महलोत्रा भी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ेंगे। प्रांजल तिवारी जी, कांग्रेस देरी क्यों कर रही है? क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपसे 2 कदम आगे चल रही है हर मामले में? जी, सबका, सभी पार्टियों का एक अलग अलग व्यवस्था होती है। भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवारी तय कर रही है, कुछ के नाम भी उन्होंने शो ऑफ किए हैं, आगे और भी करेंगे, वो उनकी व्यवस्था है। उनके प्रवक्ता आपको विस्तृत जानकारी देंगे क्या उनका क्या कैसा। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि कांग्रेस पार्टी का बैठक, आप भी इससे परिचित हैं, कल हमारी बैठक हुई है। बहुत सी चीजों पर हम लोगों ने उस पर सॉल्व आउट भी किया है, जिनकी जो भी जैसी मांगे थी, क्या नहीं थी, किसको क्या कैसे, वो सारी चीजें हमारा अंतिम दौर बैठकों का चल रहा है। हम लोग भी बहुत जल्दी अच्छे उम्मीदवार, जो इस बेरोजगार, किसान, नौजवान, तमाम जो ऐसे मामले हैं जिन्होंने लगातार अपने क्षेत्र में जनता के बीच में रह के उन्होंने उनके हक न्याय के लिए आवाज उठाई है, हम उनको उम्मीदवार बनाकर और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने का जंग चल रही है क्या प्रत्याशियों के नामों को लेकर के? कि कई दावेदार सामने आ रहे हैं। कोई योगेश जी जंग नहीं चल रही है। पार्टी हमारी अनुशासित पार्टी कांग्रेस पार्टी रही, हमेशा से रही है, आज भी है। जो हमारे आला कमान का, जो हमारे सर्वप्रिय सर्वमान्य नेताओं का जो आदेश होता है, वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता बंधु सब करते हैं। ये हमारा केंद्रीय चुनावी बैठक चल रही है। हम लोग जल्दी इसका अंतिम रूप देकर स्टेप वाइज लिस्टों को बाहर ले आएंगे। ठीक है। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, आपकी गारंटी यानी मोदी की गारंटी तो चल ही रही थी देश में, अब कांग्रेस ने 5 गारंटियां लाकर के सामने खड़ी कर दी हैं। गारंटी वर्सेस गारंटी होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। योगेश जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए कि मोदी की गारंटी तो पक्की है, ना सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में मोदी की गारंटी बिल्कुल पक्की है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी की गारंटी भी है। जहां तक सीटों की बात आपने कही, देखिए देश में करीब 10 लाख बूथ हैं और हर राज्य में हमारी इकाई है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है चुनाव के लिए। खाली अब घोषणा होगी अभी हम लगेंगे, ऐसा नहीं होता। जहां पर हमारा गठबंधन है वहां पर भी हमारा कार्यकर्ता काम करता है और जहां पर हम खुद लड़ रहे हैं वहां पर भी करते हैं। कांग्रेस ने जो घोषणा की है, क्योंकि कांग्रेस को क्या अभी कुछ आगे नजर नहीं आ रहा। पहले इनकी इस बारी 52 सीटें थी, मुझे तो ये लगता है सिंगल डिजिट में ना आ जाए। इनका तो युवराज का नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं वायनाड से लड़ेंगे, पर उधर से लेफ्ट ने कहा कि वायनाड से ऑलरेडी उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। देखिए सरप्राइजिंगली लेफ्ट भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस भी और बाकी भी। कहीं ये गठबंधन होता है, कहीं नहीं होता। इनका पंजाब में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं है, वहां एक दूसरे की लड़ाई है। दिल्ली में है, इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में इनका गठबंधन नहीं है, इसी तरीके से बाकी राज्य में भी देखे तो बड़ा कांग्रेस में बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। अनिल जी, बुरी तरीके से पिछले बार जारी की है उस सूची को लेकर के कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर लखीमपुर खीरी की सीट का जिक्र किया जाए, उत्तर प्रदेश में अजय टेनी को टिकट फिर से दे दिया गया है। किसानों के ऊपर अत्याचार के आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है और कह रही है कि एक बार फिर से उन्हें संसद पहुंचाने की बात की जा रही, कोशिश की जा रही, टिकट दिया गया है। देखिए माननीय मोदी जी का हमेशा से कहना है कि इस देश में किसान, युवा, महिला और गरीब, ये 4 तरह के जो हमारे समुदाय हैं, मोदी जी का हमेशा इनके ऊपर एम्फेसिस रहता है, इनके उत्थान के लिए, इनके प्रोत्साहन के लिए।
हमेशा रहता है। जहां तक कैंडिडेट्स की बात है, कैंडिडेट्स की क्षेत्र में किस तरीके की भूमिका उसको देख के तय की जाती है। कांग्रेस तो सभी पे आरोप लगाती है, कांग्रेस तो माननीय मोदी जी पे रोजाना लगाती है। पता नहीं उन्होंने मोदी जी को कितनी गालियां दी हैं, तो क्या मोदी जी चुनाव लड़ना छोड़ दें? कांग्रेस का तो जब कुछ मिलता नहीं, दे डोंट हैव ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। इनकी कोई ऐसी पॉजिटिव अप्रोच, देश के लिए सोच कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने। और बाकी विपक्षी पार्टी भी, बल्कि दिल्ली में केजरीवाल साहब ने तो महारत हासिल की है उसमें झूठ बोलना और आरोप लगाने में। तो ये आरोप लगाएं, चुनाव में सब जाएंगे और जनता तय करेगी। तो उसी का तो आप किसके फायदा भी आरोपों में उठाते दम हैं, है। आपको फायदा भी मिलता है। अनिल गुप्ता जी, आप आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, आज से उन्होंने भी चुनावी आगाज कर दिया है। अभी शुभ जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम समझेंगे। और उन्होंने भी बड़े आरोप आप पर लगाए हैं, तंज कसा है कि दिल्ली वासियों से भारतीय जनता पार्टी दरअसल नफरत करती है। बहरहाल अभी शुभ जी जुड़ेंगे तो उनसे हम जानेंगे। आलोक पांडे, अनिल जी एक कमेंट लेते हैं उसके बाद आते हैं, एक कमेंट ले लेते हैं उसके बाद आते हैं आपके पास, दोबारा आएंगे। आलोक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की सूची को आप कैसे देखते हैं 195 प्रत्याशियों की? और दूसरी बात, क्या वजह आप मानते हैं कि कांग्रेस सूची जारी करने में देरी कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार कॉन्फिडेंट है। दूसरी बार, हर बार वो एक गलती करती थी, अपने इंटरनल मैटर को सॉल्व नहीं कर पाती थी और एक जगह से ज्यादा कैंडिडेट होते थे तो सोचते थे पहले से डिक्लेयर कर देंगे तो चुनाव हार भी सकते हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का यह आत्मविश्वास है कि मोदी जी के नाम पर अब अगर कोई विरोध करेगा भी तो हमारा प्रत्याशी हारेगा नहीं। तो ये आत्मविश्वास को दिखाता है जब आप 195 जारी कर देते हैं। वरना ये तो वही भारतीय जनता पार्टी है ना कि बिल्कुल आखिरी दिन, नामांकन के आखिरी दिन के एक दिन पहले का हो। इवन 2022 के विधानसभा चुनाव तक में हुआ कि एक दो दिन पहले तक, नामांकन के आखिरी दिन के एक दो दिन पहले तक टिकट फाइनल करती रहती थी। तो उससे कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है। एक जगह पर चार चार लोग तैयारी करते हैं क्योंकि चारों लोगों से कहा जाता है तुम तैयारी करो। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक एज तो लिया है, उससे आत्मविश्वास दिखाया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मैं तो सराहना की बात करूंगा, जहां इस तरह की मारामारी हो टिकट की, वहां इतना पहले से ये सीटों को देना एक बोल्ड कदम है। और इस बार आप देखेंगे कि विद्रोह की उस तरह की सुबुहाट नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि मोदी जी के अगेंस्ट कौन जाएगा। अब बात आते हैं कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस में जो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की समस्या भी उनकी सॉल्व नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश जैसा सूबा अगर समस्या सॉल्व हो जाए, अखिलेश यादव जी के साथ तो बातचीत चल रही है, लेकिन बहन जी के साथ थोड़ा और ज्यादा चल रही है। एक मुद्दा ये भी थोड़ा हवा में उठाया जा रहा है कि कांग्रेस पीछे हो सकती है और एक दलित प्राइम मिनिस्टर के रूप में बहन मायावती जी का चेहरा सामने ला सकती है। तो ये जो एक, लेकिन बीजेपी के सांसद तो कह रहे हैं दरअसल ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी जो चर्चाएं आ रही हैं ये अफवाह फैलाया जा रहा है। बीएसपी किसी से कोई गठबंधन करने नहीं जा रही, अकेले चुनाव लड़ने जा रही, जो कि बहन जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था। ये बीएसपी के सांसद कह रहे हैं। बहन जी ने तो इसके पहले पिछली बार भी अकेले कहा था, फिर मायावती जी उनके सपा के साथ चली गई थी। तो ये बहन जी तो हमेशा सरप्राइज करती है। बहन जी तो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए वोट देने के लिए कहा था, सदन में उन्होंने वोट नहीं दिया था बीएसपी ने। इसलिए मैं नेताओं की बातों पर नहीं मानता। और पांडे जी, मेन बात यह है कि अगर बहन मायावती जी प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हो जाएंगी तो सबसे ज्यादा असहज तो भारतीय जनता पार्टी होगी। और ये मैं मानता हूं कि इंडिया गठबंधन का तुरुप का इक्का होगा अगर वो बीएसपी को अपने साथ जोड़ ले, भले सपा छूट जाए और बहन मायावती जी को प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट घोषित कर दे। पूरे भारत का दलित बहन जी को आज भी देवी मानता है और उसका परिणाम ये होगा कि चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 400 पार की जगह 300 पार के नारे में आके अटक जाएगी। लेकिन अब ये बात होगा कि नहीं होगा, देखने वाली बात ये होगी। और योगेश जी, शायद कांग्रेस इसी रणनीति की तरफ आगे बढ़ सकती है। हाँ, अब बहन जी किसी डर की वजह से ना नेतृत्व करे या कांग्रेस, आपने भी डर का इशारा कर दिया, आपने भी डर का इशारा आलोक पांडे जी ने कर दिया और वही डर का लगातार जिक्र करती रहती है कांग्रेस की जो जांच एजेंसियां हैं उनसे डराया जाता है राजनीतिक दलों को और विपक्षी दलों को एक साथ एकजुट नहीं होने दिया जा रहा है। वही चर्चा मुझे लगता है आप भी कर रहे हैं, वही इशारा आप भी कर रहे हैं। डर केवल ये नहीं है कि ईडी सीबीआई का है, डर बीएसपी के कमजोर होने का भी है। वो अपने भतीजे को जो आगे लेकर के आना चाहती है वो उनका मिशन कमजोर हो जाएगा, वो डर ज्यादा बड़ा। ठीक है, हमारे साथ शुभ मल्होत्रा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है शुभ जी आपका। आज से आपने भी चुनावी आगाज की शुरुआत कर दी और शुरुआत करते ही सबसे बड़ा अटैक दिल्ली में आपने बोला भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वासियों का विरोधी बता दिया। ये कहा कि दरअसल वो आपके दुश्मन हैं, चाहते ही नहीं है और साथ की सातों सीट आप अपनी झोली में बचा रहे हैं, आप और कांग्रेस एक साथ।
बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे और महाशिवरात्रि की शुभकामना। और आपने बिल्कुल सही बोला, आज से हमने अपना आगाज कर दिया है हमारे इलेक्शन कैंपेन का। सांसद में भी केजरीवाल और दिल्ली होगी खुशहाल। क्योंकि हमें कहीं पर ये लगता है कि केजरीवाल जी ने आज तक जो भी वादे किए 12 साल में, जो उन्होंने जो उसको लेकर के जनता ने हमारे परफॉर्मेंस को देख करके और हमें लगातार 3 बार दिल्ली की असेंबली में बिठाया, पंजाब की असेंबली में बिठाया, एनसीडी में बिठाई। अनप्रेसिडेंटेड है कि मात्र 12 साल पहले आई हुई सरकार एक साथ 5 चुनाव ऐसे जीत जाए, तो ये देश के लिए अनप्रेसिडेंटेड है। तो असल बात तो ये है कि केजरीवाल जी ने सच में जो बोला वो डिलीवर किया, चाहे वो फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, महिलाओं के लिए जो बस की सुविधा है, फ्री बस की सुविधा है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा है। इन्होंने बहुत सारे जो भी नए नए आयाम गवर्नेंस को लेकर के, चाहे आप दिल्ली का रेवेन्यू देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, देश में अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए सबसे कम है, महंगाई दर देश से आधी है दिल्ली में। तो ये सब चीजें जो केजरीवाल जी ने बोली, सब कुछ उन्होंने डिलीवर किया। लेकिन हम और भी करना चाहते थे, लेकिन उसको लेकर के हमारे, क्या आपको लगता है कि ये जितना इजिली आप बता रही हैं, दर्शकों को आप जानकारी दे रही हैं, इतना ही इजिली है चुनाव को जीतना, लोकसभा के चुनाव को? क्योंकि 14 से पहले भी आप सरकार में, दिल्ली सरकार में थी, 19 से पहले आप दिल्ली सरकार में मौजूद थे, लेकिन एक भी सीट आप जीत नहीं पाई लोकसभा में। नहीं, तो देखिए, समय समय हर चुनाव अलग होता है। पंजाब में भी हमें ये कहते थे कि आप नहीं जीत पाएंगे। एमसीडी में जब हम बोलते थे कि 15 साल में कांग्रेस को हरा नहीं पाई हमें, तुम कैसे हराओगे, लेकिन दोनों जगह हमने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया। तो जो ये गवर्नेंस मॉडल है, ये भी ग्रो करता है धीरे धीरे, और आज वो मौका आ गया है, क्योंकि ये आर पार की, बिल्कुल आपने सही बोला, ये आर पार की लड़ाई है। क्योंकि दिल्ली की जनता समझ गई है कि जो एमसीडी के काम है, जो असेंबली के काम है, उन सब का क्रियान्वयन तो आम आदमी पार्टी कर देती है, लेकिन जहां पे भी सेंटर की बात आती है, जो सेंटर के अधीन जो चीजें हैं, उनको लेकर के इन्होंने हमेशा हमारे रोड ब्लॉक लगाया है। चलिए, ये अक्सर जो जिन भी राज्यों में विपक्षी दलों की जो सरकारें हैं, लगातार ये आरोप लगाती रही हैं, और आपने कहा कि आर पार की लड़ाई है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसको पार लगाएगी। आएंगे और समझने की कोशिश आगे भी हम करेंगे। आलोक जी, आपके पास भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। शुभ जी को की बात को लेकर के आलोक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद आते हैं अनिल जी के पास। वो एक 10 सेकंड का कमेंट कहना था कि अरविंद भाई, एक बार जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, राजनीति में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि डिप्टी सीएम भी मेरा कुछ नहीं लगता, मतलब मनीष का नाम लेके, अगर मनीष करप्शन करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको भी जेल भेजा जाए। तो वाकई अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो इस समय देखिए, उनके जवान में सरस्वती बैठी थी सुसुधरी जेल में, तो ये भरोसा तो करना पड़ेगा। नहीं तो दो चीजें यहाँ पर, आप कटाक्ष कर रहे हैं या बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं? क्योंकि उनके जुमा पे अगर सरस्वती बैठी हुई है तो लगातार जीत का दावा भी ठोक रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी को बाहर कर देगी जनता। वो अपने साथियों वालों पर तो उनकी बात 100% सही जाती है। चलिए, अपने अपने स्वेच्छानुसार, अपने सुविधा अनुसार ये कमेंट ले सकते हैं सभी लोग। अनिल जी, देखिए, कांग्रेस जितनी हमलावर नहीं है, उससे ज्यादा आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आ रही है। भले ही वो कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी का अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई सामने चुनौती दे रहा है, तो आम आदमी पार्टी के नेता, खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल यही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ही लड़ रही है बीजेपी से, अगर देश में कोई लड़ रहा है तो। योगेश जी, केजरीवाल साहब फेमस हैं जो जबान पलटने में और झूठ बोलने में, और साथ में उनको मैनिपुलेट करने की आदत है। मैं 3-4 उदाहरण आपको देके बताता हूं। 2013 में वो कांग्रेस को, स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित को गालियां दे के करप्शन चार्ज लगा के सत्ता में आए, और आज उसी कांग्रेस से वो गठबंधन कर रहे हैं दिल्ली में। वहीं पंजाब में देखिए, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे की सांप नेवले की लड़ाई है। एक दूसरे को रोजाना, कोई उसको सदन से बाहर कर रहा है, कोई उसको ताला लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपने देखी पिक्चर देखी, मान साहब किस तरीके से ताला लेके सदन में जाते हैं, किस तरीके से मार्शल आउट करते हैं। तो क्योंकि ये लोग सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के लालच हैं। आप अभी इन्होंने आज कहा कि दिल्ली की जनता, आप देखिए महिला विरोधी इनकी मानसिकता देखिए। दिल्ली में इन्होंने 4 सीटें घोषित की हैं, एक भी, आज वुमेन्स डे है, मैं उसकी बधाई भी देता हूं, एक भी महिला को इन्होंने टिकट नहीं दी, और आंकड़ेबाजी बड़ी करते हैं जबरदस्त। अभी इन्होंने बजट दिया, इन्होंने कहा कि
महिलाओं को हम 1,000 रुपए देंगे, पर आप देखिए दिल्ली में कई वर्षों से विधवाओं को, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, उसकी नहीं सोच रहे। और दिल्ली में करीब 75 लाख महिलाओं का महिलाएं अगर हम हैं जिक्र जो करें 18 तो वर्ष से ऊपर 33% के हैं। और आरक्षण इन्होंने की बात आप कर प्लान रहे हैं, आप आउटलेट कानून किया ला रहे हैं, 2,000 आप सब करोड़ कुछ का, कर रहे हैं। जिससे जो कि बीजेपी 15-16 की लाख तरफ मुश्किल, से वो भी बोले 195 सितंबर में उम्मीदवारों की देंगे। जो सूची आई तो अनिल इस जी, तरह की ये उसमें राजनीति भी करते हैं। ये महज frustrated- मुझे लगता है कि 13% के आसपास ही, क्योंकि frustrated हुए। 28 महिलाओं के नाम है उसमें शामिल है, 13% ही हुए लगभग। अनिल जी चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है अनिल जी से, शायद चलिए अनिल जी आ रहे हैं आपके पास, आपसे संपर्क नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से जुड़ेंगे आपके पास। ठीक है, और शुभ जी जवाब दीजिए अनिल जी का। आज का सबको तो बोलनी चाहिए। हमें पता है कि बिहार में कैसे इन्होंने यूनाइटेड को पानी पी पी करके गालियां दी। वहां के तो बिहार के प्रदेश के इनके अध्यक्ष ने सर पे पगड़ी बांध ली थी कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाऊंगा नहीं तब तक के लिए पगड़ी नहीं हटाऊंगा। और आज की डेट में वही पगड़ी बांध करके और नीतीश कुमार सीएम और उनके बगल में बैठे हुए हैं। तो देखिए, झूठ और फरेब, ये सारा जो बीजेपी का इतिहास रहा है, इसको लेकर के अब ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी थोपे। लेकिन केजरीवाल जी ने जो जो गारंटी दी थी, सारी गारंटी उन्होंने पूरी करी, जो मैंने आपको शुरू में प्रोग्राम में सारे गिनवा दिए। उसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो ये बार बार ये महिलाओं की बात करते हैं, आज तक का अनप्रेसिडेंटेड जो इन्होंने, केजरीवाल जी ने महिला का जो इंडिपेंडेंस के लिए जो स्टेप लिया था, दिल्ली में जो इन्होंने फ्री बस कर दिया है। देखिए, दिल्ली की डेट में आज की डेट में जो महिलाओं का जो एक आत्मसम्मान है, वो केजरीवाल जी के कारण ही भरा हुआ है। और उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने फ्री बस जो दिया है, क्योंकि ये महिला अब घर के बाहर जाकर के बिना जो ये डीजल पेट्रोल के दाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हमारे छप्पड़ फाड़ करके और अच्छे 100 रुपए से भी ऊपर सराहना की जाएगी, लेकिन अनिल जी कह रहे हैं राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं? नहीं, कैसे नहीं है? क्या बात करें आप? बता दीजिए, आपके पूरे पैनल में कौन बैठा हुआ है महिला? किस पार्टी की महिला बैठी हुई है? बैठी हुई है, मेरे को भेजा हुआ है टिकट बंटवारे को लेकर के कह रहे हैं। शुभ जी आपको बहुत बधाई। मैं भी बोल दूं कि जैसे हमारा जो जैसे कुलदीप कुमार को इन्होंने ईस्ट दिल्ली की सीट से खड़ा किया है, वो जनरल सीट से एससी को खड़ा किया है, तो आप बता दीजिए कि कोई और पार्टी ने ऐसा किया हो तो मैं ये बोल दूं कि दूसरी पार्टियां वैसी विरोधी हैं। ये तो गलत बात हो गई ना। तो दिल्ली हमारे सारे जो भी कैंडिडेट्स निकल करके आए हैं, वो अपनी काबिलियत पे और धीरे धीरे जैसे जैसे केजरीवाल जी को, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता इस पार्टी के अंदर, बिल्कुल इन्होंने महिलाओं के साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है। खास करके जो ये महिला सम्मान योजना जो इन्होंने अनाउंस करी है, जो ये 1,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो महिलाओं के सीधा उनके खाते के अंदर जाएगा दिल्ली में, ये उनके लिए इंडिपेंडेंस के लिए बहुत बड़ा कदम होने वाला है। लेकिन मुझे दिक्कत ये है कि भाजपा वाले जब आ करके बोलते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, इनको पेंशन के बारे में को समझना चाहिए। ये वही काम कर रहे हैं जो इन्होंने फरिश्ते स्कीम के साथ करा, जो इन्होंने यहाँ पर दिल्ली में जो हम सीसीटीवी लगवाने की कोशिश कर रहे थे उस समय इन्होंने करा। जो भी हम अच्छे काम करना चाहते हैं उसको ये रोक देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री को बाकायदा धरना देना पड़ा, 7 दिन रात रुक करके एलजी साहब के यहाँ की सीसीटीवी लगे दिल्ली में, तब जाकर के सीसीटीवी के लिए अलाउ किया गया। इन्होंने फरिश्ते स्कीम, 23,000 लोगों की जान बची रोड पर फरिश्ते स्कीम को लेकर के, उस स्कीम को बंद करवा दिया। दिल्ली में हम चाहते थे कि घर घर राशन हम पहुंचाए, उस स्कीम को बंद करवा दिया। तो ऐसे जो हमारे जो सारे अच्छे काम है उसको केंद्र जब ब्लॉक करती है, तभी तो हमें बीड़ा उठाना पड़ा कि अब हटाओ इनको यहाँ से। और आप देखिएगा कि जो जो कैंडिडेट्स हमने अनाउंस करे हैं, ठीक है आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए कि कुलदीप कुमार इस दिल्ली के खिलाफ भाजपा कोई कैंडिडेट ढूंढ पाई है? जैसे ही बल्कि कुलदीप कुमार के नाम की अनाउंसमेंट हुई, उनके वहां के कैंडिडेट गौतम गंभीर ने सीट से ही नहीं पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया और आज तक कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पाए। तो कांग्रेस की तो खैर बात आप दिल्ली की करिए, आप बताइए कि भाजपा के पास 2 सीटों पे कैंडिडेट क्यों नहीं है? तो ये तो मतलब सबका, हम लोगों को सबका ये तो खैर अनिल जी बताएंगे, अनिल जी के पास आएंगे, ये अनिल जी बताएंगे कि उनके पास कैंडिडेट है या नहीं है और कितने कैंडिडेट हैं। प्रांजल जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि देखिए अनिल जी भी कह रहे हैं कि कहीं पर आपका गठबंधन, कहीं पर आप कह रहे हैं कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जनता खुद ही कंफ्यूज होगी कि भैया किसके साथ जाना है, आपके साथ जाना है या आम आदमी पार्टी के साथ जाना है। जब कंफ्यूजन की स्थिति आएगी तो वो बीजेपी के साथ एटलीस्ट चला जाएगा, कहेगा एक फाइनल रास्ता। देखिए योगेश जी, अभी ये पहली बात तो हम आपको तब तक वेट करना चाहिए जब तक कि हम आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाए, पहली बात।
दूसरी बात, आपका ही प्रश्न था अभी अजय, भाजपा के प्रवक्ता से आपका ही प्रश्न था, मैं उनको पहले बता दूं। समस्या उनके साथ ये थी, मुझे समझ में आया, शायद जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी आया होगा, जवाब नहीं था इसलिए तोड़ मड़ोड़ के बोल रहे थे घूम के। आपने अजय मिश्रा टेनी के टिकट पे उनसे पूछा तो उन्होंने उत्थान शब्द का प्रयोग किया। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं, वैसे जवाब तो उन्होंने घुमा के दे दिया, लेकिन मैं इनसे आपको जोड़ते हुए फिर से इनसे मेरा प्रश्न है कि किस बात का उत्थान, किस बात का मोदी साहब उत्थान उनको टिकट देके करना चाह रहे हैं, और ये किस चीज का कराना चाह रहे हैं? किसानों की और मौतों का उत्थान होगा, बेरोजगारी, नौजवान किसान ये जो घूम रहे हैं उसका उत्थान होगा, महिलाओं के ऊपर जो दुराचार हो रहा है उसका उत्थान होगा? तो ये पहली बात, तो ये जवाब नहीं था, वो मुझे बात समझ में आ रही थी। तो ये बात क्लियर करें कि उत्थान किस चीज का करने जा रहे हैं? अजय मिश्रा को, टेनी को टिकट देके क्या और किसानों की मौतों का उत्थान ये करना चाह रहे हैं और उसमें बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं? महिलाओं के ऊपर जो यूपी में दुराचार हो रहा है वो और बढ़ना चाह रहा है। और अभी ये बात कर रहे थे महिलाओं का, अभी ये बधाई दे रहे थे उपेंद्र सिंह रावत, पवन सिंह, ऐसे जो तमाम अभी इनके टिकट देने वाले जो इन्होंने टिकट दिए हैं, और ये महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं पे सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, वो पार्टी बात कर रही है जिसका इतिहास ही रहा है कि महिलाओं को सिर्फ अपमानित करने का। अभी आप ये बधाई देते जा रहे थे, मुझे बताएं उपेंद्र सिंह रावत, पवन सिंह के टिकट पे क्या हुआ है? शायद पूरा देश जानता है, पूरी मीडिया जानती है। तो कम से कम झूठे प्रचार बंद करें, जो सही बात हो उस पर बात करने की कोशिश करें। आज यह देश इतनी विषम परिस्थितियों में घूम रहा है, इतनी विषम परिस्थितियों में घूम रहा है कि अगर थोड़े दिन इनकी सरकार रहेगी तो लोग भूखे मरेंगे, और ये झूठा माया मंडप करने में बिजी हैं। टिकट उनका कहाँ नहीं मिला, उनका, अरे भाई ये हमारा आपसी उनका है, हम स्वतंत्र लोकतंत्र के लोग हैं, हम भाजपा के अलोकतांत्रिक लोग नहीं हैं कि हमें जिनको लेना है वो बिल्कुल मुंह बंद करके प्रांजल जी, आप स्वतंत्र लोकतंत्र के स्वतंत्र प्रहरी हैं, और भाई तुमको टिकट नहीं ठीक है। आपने बहुत बड़े कई सवाल खड़े कर दिए डॉक्टर अनिल जी से, लेकिन अभी उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। योगेश जी, एक बात और मैं पूरी कर दूं। ये हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा मायावती जी के ऊपर, तो मैं इस पे भी उनको भी और भाजपा दोनों अपने साथी को जवाब दे दूं कि देखिए, ये स्वतंत्र, एक तो लोकतंत्र है और ये राजनीतिक परिवेश में सब कुछ संभव है। अगर हमारे राजभर साहब भाजपा को गाली दे देकर कल परसों वो कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, या तमाम ऐसे साथी काला होकर भाजपा ज्वाइन करके सफेद हो सकते हैं। तो आलोक जी ने यही बात तो कही थी कि वो नेताओं की बात को सच नहीं मानते ही नहीं है। बिल्कुल मायावती जी इंडिया गठबंधन की पार्ट हो सकती हैं। ये मैं राजनीतिक विश्लेषक साहब का जवाब में दे रहा हूं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा को गाली देकर परसों कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, और बहुत लोग भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में काले होकर वहां जाके सफेद हो सकते हैं, तो ये राजनीति है साहब। चलिए ठीक है, तो आलोक जी से जवाब ले लीजिए। बिल्कुल मायावती जी इंडिया गठबंधन का पार्ट हो सकती है। ठीक है आलोक जी। मैंने तो प्रश्न किया ही नहीं था जो कांग्रेस के हमारे भाई ने उत्तर दिया। मैंने तो मैंने एक संभावना बताई थी और ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी असहज स्थिति हो सकती है अगर ये कोई बोल्ड निर्णय ले पाए। लेकिन बोल्ड निर्णय ले पाएंगे इसमें शक है, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी को जो प्रोडक्टिव माहौल दिया जाता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। राहुल गांधी का फिर थोड़ा फेस कैसे आगे बढ़ेगा, दिक्कत आ सकती है अगर बहन जी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर बहन जी आगे बढ़ती है तो मैं मानता हूं कि चुनाव दिलचस्प हो जाए। अब बात आती है कि आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को दिल्ली की जनता दोनों को साथ रही है एक हाथ से। बीजेपी, आम आदमी पार्टी को बीजेपी नहीं हरा पा रही, बीजेपी को आम आदमी पार्टी नहीं हरा पा रही है। हालांकि एमसीडी में उसने हरा दिया और ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बहुत कोशिश करने के बाद में भी आम आदमी पार्टी उनके पैर नहीं उखाड़ पाती है। हालांकि एक बात और मैं कहूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में चिराग तले अंधेरा अगर कहीं देखना है तो दिल्ली के लोकल लीडरशिप देख लीजिए। तब जहां भारत का प्रधानमंत्री बैठा हो वहां अरविंद केजरीवाल जी अपना झंडा गाड़े बैठे हो, उन दोनों को नहीं हटा पा रहे। क्यों? क्योंकि राज्य के मामले में दिल्ली की जनता को लगता है अरविंद जी बढ़िया फ्री पीस खूब दे रहे हैं तो अरविंद जी को रख लेते हैं, और केंद्र के मामले में लगता है कि मोदी जी फ्री पीस बढ़िया दे रहे हैं तो उनको रख लेते हैं। तो दिल्ली की जनता दो विपरीत ध्रुवों के लोगों को एक साफ संतुलन में रखे हुए है। ये दिल्ली की जनता को मैं बधाई देता हूं कि अरविंद भाई को भी रखे हैं और नरेंद्र मोदी जी को भी रखे हैं। इसलिए अभी मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बहुत ज्यादा संभावना में नहीं देखता, और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की संभावना में बहुत नहीं देखता। शुभ जी। जी
देखिए भाजपा को कैंडिडेट तो मिल नहीं रहे आम आदमी पार्टी के एमपी कैंडिडेट्स के खिलाफ, तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये कहना एक्यूरेट होगा कि कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा इस बात से अग्री नहीं करती हूँ कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी नहीं हरा पाई, क्योंकि एमसीडी में तो खैर बीजेपी कहती थी कि 15 साल से हमको कांग्रेस तक नहीं हरा पाई, तुम क्या हरा पाओगे, और ऐसी पटखनियां खाई उन्होंने एमसीडी इलेक्शन में कि इनको जीवन भर याद रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके गढ़ में गुजरात में घुस करके हमने भाजपा को हराया है। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए। इनके गढ़ में, भाजपा के गढ़ में घुस करके हमने, गुजरात में घुस करके और 5 सीटें हम लेकर के आए, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 सीटों पर भाजपा के कैंडिडेट्स थे, इनकम्बेंट्स थे, और वहां पे आम आदमी पार्टी जीती है। तो इसीलिए ये कहना थोड़ा इनएक्यूरेट होगा कि आम आदमी पार्टी भाजपा को नहीं हरा पाई। हाँ, भाजपा को कहां पे हमें दिक्कत आ रही है कि भाजपा जो ये ईडी, सीबीआई और कोर्ट के चक्कर हमसे लगवा करके, एलजी साहब के चक्कर हमसे लगवा करके, अपना जो स्टेचर, एक केंद्र होने के नाते जो उनका स्टेचर है, वो इन्होंने जो मिसयूज किया है, वहां पर हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। और इसीलिए इस बार जो एमपी इलेक्शन है उसमें हम पूरी जी जान लगा देंगे, और हम और जनता भी हमें पहुंचाएगी, क्योंकि जनता भी जानती है कि कैसे फरिश्ते स्कीम को रोका गया, कैसे दिल्ली की योगशाला को रोका गया, मतलब 20-30 हजार लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। बीजेपी तो 24 में क्यों देगी जनता आपको वोट? क्या कह रहे हैं आप? तो 2029 में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो 24 में क्यों देगी वोट जनता आपको? नहीं, क्यों 29 में क्यों? हम तो 24 अब कैंडिडेट अनाउंस किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 24 में नहीं? आपने लगता है तैयारी ढंग से नहीं की है। नहीं, आप कर रहे हैं उनका बयान, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा सा मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं उनका बयान। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, दिल्ली की जनता भरपूर अच्छे तरीके से समझती है कि उनको इन्होंने एमसीडी में पहुंचा दिया, उन्होंने हमें असेंबली में 3 बार पहुंचा दिया, पंजाब में हमें पहुंचा दिया। इस बार एमपी चुनाव में वो देख रही है कि भाजपा कैसे तड़फड़ा रही है कैंडिडेट ढूंढने के लिए, और इस बार हम पार्लियामेंट में भी पहुंचेंगे। और खास करके मैं ये बताना चाहूंगी कि जो ये महिला की बात हो रही है, मेरे यहाँ पर न्यू दिल्ली एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती हूँ, और मेरे यहाँ पर इन्होंने ऐसी कैंडिडेट को खड़ा किया जो बिल्कुल महिला विरोधी इनका इतिहास रहा है। सुषमा स्वराज जी की बेटी हो तो खुद ही वैसे देखिए नेपोटिज्म का, वो तो परिवारवाद का प्रोडक्ट है। उनको यहाँ पर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री भी देख सकते हैं, अगर नवा सम्मान का नंबर आया, 9 सम्मान का, दिल्ली में क्षमता रखी है। देखिए बरगलाइए नहीं, देखिए किसी भी डिबेट में बरगलाया नहीं जाता है। मैंने आपको शांति से सुना, तो मुझे भी शांति से बोलने दीजिए, ठीक है? मैंने आपको बहुत शांति से सुना, बरगलाना नहीं चाहिए। देखिए, इसमें ये जो सुषमा स्वराज जी हैं, इनका इतिहास रहा है कि राष्ट्र विरोधी और महिला विरोधी लोगों को डिफेंड करने का इनका इतिहास रहा है। जो ये बृजभूषण शरण सिंह है, जिसके कारण आप सोचिए कि भारत की मेडल लाने वाली जो महिला, जो हमारी रेसलर्स हैं, उन्होंने धरना पे बैठ करके और इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने हमारा यौन शोषण किया है, उसको डिफेंड किया है बंसुरी स्वराज ने। देश के भगोड़े जो मतलब लाखों करोड़ रुपए गबन करके, एम्बेजल करके और लॉन्ड्रिंग करके और ले गया ललित मोदी, उसको डिफेंड करा इन्होंने। मणिपुर में जो हादसा हुआ, मणिपुर में उसको हादसे से कम नहीं बोला जाएगा, जो जघन्य अपराध हुआ महिलाओं के साथ, तो जो वहां की निकम्मी सरकार देखती रह गई। बंसुरी स्वराज ने उनको खड़े होकर के कोर्ट में डिफेंड करा। ये सारी बातें ठीक है, ये बातें आप समझ रही हैं और जनता को समझाने की कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन जनता किसकी बातों को समझेगी ये बड़ा महत्वपूर्ण रखता है और बहुत मायने रखता है, क्योंकि वोट जनता को देना है और सत्ता की कुर्सी पर जनता को बिठाना होता है, किसी राजनीतिक दल को नहीं। शुभ जी माफ कीजिएगा, समय का अभाव, इसलिए चर्चा को हमें विराम देना पड़ा है। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लगातार सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, जोर आजमाइश की जा रही है सत्ता पर काबिज होने के लिए, दिल्ली की कुर्सी पर बैठने के लिए। लेकिन जनता आखिर किससे बिठाएगी और आखिर क्यों कांग्रेस की सूची में देरी हो रही है जारी होने में, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस आज सूची जारी करती है या फिर 11 तारीख की बैठक के बाद ही यह सूची जारी होगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।